What's up everyone? Welcome back to the channel। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया था और उसमें मैंने आपको यहाँ तक फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स तक की चीज़ें पढ़ा दी थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और बस मुश्किल से 10 मिनट में आपका ये चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। लर्निंग साथ साथ होनी चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लर्निंग साथ साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर लर्निंग नहीं करी फिर मज़ा नहीं है और फिर वीक एंड भी आएगा तो फिर टेस्ट भी देना है आप लोगों को। तो अच्छे से पढ़ाई करके चलो और वीकेंड तक बिल्कुल परफेक्शन के साथ ये चीज़ें प्रिपेयर करके चलो। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। हम लोग फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड के बाद क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ कुछ नोट्स बनाओ। देखो सबसे पहले जो गुड्स हैं वो गुड्स को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया था। सर दो कैटेगरी कौन सी है? एक तो वो है कि कोई इंसान उसको ले रहा है या तो रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए सेम ईयर में, है ना, फर्दर प्रोडक्शन के लिए सेम ईयर में। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और अगर गुड्स लिए गए हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिर फाइनल गुड्स। इसको हम लोग बोलते हैं फिर फाइनल गुड्स, ठीक है जी। अब ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज नया है कि फाइनल गुड्स भी दो तरीके के होंगे। देखो इसमें दो थे ना कि फाइनल गुड क्या है। अगर फाइनल गुड्स आपको एज अ कंज्यूमर डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, आपने कंज्यूम करना है कोई चीज, फाइनल है, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, तो उसको हम लोग बोल देंगे एक कंजम्पशन गुड। और अगर आप उससे कुछ बिजनेस बना रहे हो, आपको उससे कुछ और बेनिफिट मिल रहा है या फिर कोई स्टॉक वगैरह आपके पास रख गया 1 साल से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल कोई माल पड़ा रह गया, तो इंटरमीडिएट तो नहीं हुआ, वो फाइनल हो गया ना। तो फाइनल में आप उसको कंज्यूम तो नहीं करोगे, तो वो आपके लिए कैपिटल गुड बन जाता है। वो आपके लिए कौन सा गुड बन जाता है? कैपिटल गुड। तो सपोज करो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक कार की। तो कार अगर कोई डीलर खरीद रहा है और वो डीलर उसको रीसेल करेगा तो ऑब्वियसली वो इंटरमीडिएट बन गई, है ना। अब अगर वही गाड़ी कोई टैक्सी ड्राइवर खरीद ले तो टैक्सी ड्राइवर ना तो रीसेल करेगा ना उससे कुछ प्रोडक्शन करेगा। टैक्सी ड्राइवर तो अपने पास रखेगा, 1 साल से ज्यादा चलाएगा। यहाँ तो फर्दर प्रोडक्शन 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए ना, वो तो चलाएगा यार उसको। तो अब टैक्सी ड्राइवर कंज्यूम तो नहीं कर रहा, टैक्सी ड्राइवर के लिए वो बनेगा कैपिटल गुड। टैक्सी ड्राइवर के लिए वो बन जाएगा कैपिटल गुड। तो हम बोलेंगे है तो फाइनल लेकिन कैपिटल गुड है। और अगर वही गाड़ी एक हाउस होल्ड खरीद ले, भाई हाउस होल्ड भी 1 साल से ज्यादा रखेगा अपने पास, तो उसके लिए वो कंजम्पशन है, क्योंकि वो उससे फर्दर बस कंज्यूम कर रहा है, वो उस गाड़ी को यूज कर रहा है, समझे। तो जो फाइनल गुड्स है वो दो तरीके का हो सकता है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट डाउन कर लो। बात करते हैं एक और एग्जांपल की, चीनी की बात करते हैं। चलो शुगर। सपोज करो चीनी एक चाय वाला खरीद रहा है। चीनी खरीदी एक टी सेलर ने, तो उसके लिए इंटरमीडिएट है ना। अब जो चाय है किसी डीलर ने खरीदी थी जिसके बाद 1 साल से ज्यादा पड़ी है, स्टॉक बच गया रखा हुआ है, तो वो हो जाता है फाइनल। लेकिन फाइनल में वो कंज्यूम तो नहीं करेगा, तो उसके लिए कैपिटल गुड। लेकिन अगर हाउस होल्ड ले ले तो कंजम्पशन गुड्स। इसका मतलब फाइनल में जहां भी हाउस होल्ड की बात होगी ना तो वहां कंजम्पशन गुड्स आएंगे, ठीक है। चलो देखो जरा, अब हम इसको पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम कंजम्पशन गुड्स की बात करते हैं। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो ह्यूमन वांट्स, कंज्यूमर्स की सेटिस्फाई कर देंगे। और इनकी फर्दर 4 कैटेगरीज हैं। एक ड्यूरेबल, जो काफ़ी लंबे समय के लिए आपके पास रहते हैं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, दोज गुड्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहते हैं, वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल, जो 1 साल से ज़्यादा और
बहुत लंबे समय से कम, सेमी, थोड़ा सेमी सा। गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल। इनकी लगभग 1 साल की लाइफ स्पैन होता है। कपड़े, क्रोकरी, शूज, ये हमारे पास सेमी ड्यूरेबल हो गए। और नॉन ड्यूरेबल कौन से हो गए? जो अब बिल्कुल ही इमीडिएट यूज होंगे वो नॉन ड्यूरेबल हो गए। अच्छा जी, चलो मैं 1 साल से ज्यादा कह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूँ क्या है। जो नॉन ड्यूरेबल है वो तो बस समझो 1-2 दिन के, 1-2 डेज, सही है। जो सेमी ड्यूरेबल है वो अप टू 1 ईयर, और जो ड्यूरेबल है वो मोर देन 1 ईयर, अगर तुम्हें टाइम स्पैन लिखना हो। 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ हो रहा है तो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल 1 साल तक, ठीक है। कपड़े, क्रोकरी, शूज़, ये 1 साल तक, एक सीजन चलते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर, तो सेमी ड्यूरेबल। और नॉन ड्यूरेबल कौन से हो गए? विच आर यूज इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जो आप बस हाथों हाथ कंज्यूम करोगे। मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, पेपर हो गया, ये आपके पास नॉन ड्यूरेबल। उसके बाद सर्विसेज आप जानते ही हो, जितने भी सर्विसेज हैं वो सब, चौथा एग्जाम्पल आता है किसका? कंजम्पशन गुड्स का। तो सर्विसेज सीधा सीधा कंजम्पशन गुड्स हैं, ओके। अब कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो आपको अदर गुड्स की प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे और सर्विसेज देने में मदद करेंगे, जैसे प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ठीक है। These are used in future for productive purposes and have expected life of several years. They do not lose their identity in the production process, that is they do not get merged into the process of production. जो अपनी आइडेंटिटी ही खो देते हैं वो तो इंटरमीडिएट होते हैं, ये ऐसे नहीं होते। इनका रिपेयर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है समय के साथ साथ, ठीक है। और इनकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है सर? डिराइव डिमांड होती है। डिराइव का मतलब फाइनल आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट होती है इनकी डिमांड, समझ रहे हो? यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि प्रिंट की मशीन है, प्रिंटर है। अब भाई अगर स्कूल में बच्चों को फोटोकॉपी की डिमांड ज़्यादा है तो ही वो प्रिंटर बिकेगा, अदरवाइज वो किसी काम नहीं आने वाला। तो उसकी डिमांड जो डिराइव है बच्चों के ऊपर, समझे? ये है एग्जाम्पल। देख लो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का। ये ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे तो इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं तो इसकी डिराइव डिमांड होती है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं करते तो बस कंज्यूम हो गए, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट करते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड लाइफ, जो कंजम्पशन गुड्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है, ड्यूरेबल को छोड़ के। ड्यूरेबल 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। और इनकी जो लाइफ है वो यूजुअली ज़्यादा ही होती है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जी। फाइनल गुड्स पे जो है खर्चा करते हो, The expenditure on final goods purchased by household is called consumption expenditure. जो भी हाउसहोल्ड का खर्चा है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और अगर प्रोड्यूसर ने करा तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फाइनल गुड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। फाइनल गुड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मिला के बनता है। प्रोडक्शन बाउंड्री वो लाइन है, प्रोडक्शन बाउंड्री अगर आपसे पूछ ले कोई तो प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर। द गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री आर इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर वाले इंटरमीडिएट होते हैं और उसके बाहर वाले फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल लेना है, इंटरमीडिएट नहीं लेना। चलो जी, एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रीसिएशन एंड कैपिटल लॉस। अब देखो, आप कोई भी फिक्स एसेट लो, कोई भी फिक्स एसेट, फॉर एग्जांपल ये माइक है, ये कैमरा है, समय के साथ साथ इसकी वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है रेगुलर यूज़ की वजह से, वेयर एंड टीयर की वजह से, खराब भी होगा, रिपेयर भी होगा, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलूँगा। लेकिन अगर ये गिर के टूट ही जाए, टचवुड ऐसा ना हो कुछ, बट फिर भी, तो वो मेरा कैपिटल लॉस है, वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो कैपिटल लॉस है, वो नुकसान हो गया। क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एग्ज एसेट ड्यू टू वेयर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी आ जाना। नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने की वैल्यू कम हो जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये नाम याद रखना, मैंने न्यूमेरिकल्स में ही बताए थे। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर भी बोलते हैं। कैपिटल लॉस क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ईटीसी, ये सब कैपिटल लॉस है। डेप्रीसिएशन का हम प्रोविजन बना के चलते हैं पहले से। प्रोविजन का मतलब हम डेप्रीसिएशन के लिए पहले से ही पैसा जोड़ के रखते हैं या प्रोविजंस लेके चलते हैं। कैपिटल लॉस का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता या कोई भी इमेजिन भी नहीं करता कि चोरी होने वाली है या आग लगने वाली है, नुकसान होने वाला है।
डेप्रीसिएशन आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं रोकता। कैमरे की वैल्यू मुझे पता है मेरे रोज़ कम हो रही है, लेकिन मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं कर रहा। लेकिन अगर टूट जाए, खराब हो जाए, चोरी हो जाए तो हैम्पर करेगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रीसिएशन क्यों होता है सर? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, डेप्रीसिएशन कैपिटल लॉस। इसके बाद डेप्रीसिएशन क्यों होता है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। सबसे पहले तो नॉर्मली आप कोई भी चीज़ यूज़ करो, आप कोई गाड़ी यूज़ करो, आप कोई भी एसेट यूज़ करो, फर्नीचर यूज़ करो, मशीन यूज़ करो, भाई थोड़ा बहुत तो वेयर एंड टियर होता है ना, पार्ट्स उसके इधर उधर ढीले होते हैं, खराब होते हैं। तो डेप्रीसिएशन सबसे पहले वेयर एंड टियर की वजह से होता है। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है चीज़ें पुरानी होती चली जाती हैं, तो समय जैसे जैसे बीतेगा तो सामने वाले की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पुरानी कोई लेना नहीं चाहेगा, डिमांड नहीं होगी तो वैल्यू कम होगी। तो नॉर्मल वेयर एंड टियर, कॉन्टिन्यूस यूज, इससे कम होती है। पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग यूज्ड। आप कोई गाड़ी घर में लाके खड़ी करो, बिल्कुल नई खड़ी रहने दो, उसको यूज भी मत करो, 3 साल बाद निकालो, बेचने के लिए जाओ, तब भी वैल्यू कम ही मिलेगी। समझ रहे हो? ओनली बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत गया। ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, दैट इज लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, लिख लो अपने पास एक जगह। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? याद रखना सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन भी इन्वेस्टमेंट को ही बोलना है, कई बार कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से आता है। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट को 2 तरीके हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस क्या है? इसके अंदर ऑलरेडी डेप जुड़ा हुआ है। ग्रॉस में से जब मैं डेप हटा दूंगा, अगर मैं ग्रॉस में से डेप हटा दूंगा तो मैं नेट पे पहुंच जाऊंगा। तो नेट क्या है? एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस माइनस डेप, ठीक है। और अगर ग्रॉस की वैल्यू निकालनी हो तो नेट प्लस डेप। ये सब आप ऑलरेडी फॉर्मूलाज में पढ़ चुके हो जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद क्या होता है? एनआईटी भी मैंने आपको बताया था, आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो सरकार लगा रही है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। और सब्सिडीज वो हैं जो फर्म्स को, हाउस होल्ड्स को असिस्टेंस मिल रहा है, पैसे का बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, उसको हम सब्सिडीज बोलते हैं। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करी जा रही है उनकी सर्विसेज के लिए, उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे एक्चुअली सामान बिकता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं टैक्सेस जोड़ दूं तो मार्केट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा। एफसी प्लस एनआईटी इज मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में से टैक्सेस हटा दूं तो फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगा। ये भी मैंने आपको सिखाया था। फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज और मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनएफआईए मैंने आपको बताया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से कितना पैसा आ रहा है माइनस कितना पैसा बाहर जा रहा है, इसके डिफरेंस को हम एनएफआईए बोलते हैं। एनएफआईए इज फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, it is the income earned by a normal resident of a country from the rest of the world in the form of wages, salaries, rent, interest, ठीक है। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो बाहर पे किया जाता है उसको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलेंगे। एनएफआईए डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस बनता है। डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए इज डोमेस्टिक इनकम। ये फॉर्मूलाज भी मैं आपको बता चुका हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, बस ये कंपोनेंट्स याद रखना कि जो पैसा बाहर से आएगा वो 3 कंपोनेंट्स में आ सकता है। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज की फॉर्म में, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पनसेशन की फॉर्म में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप से कोई प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और आपकी सेविंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो एनएफआईए के 3 कंपोनेंट्स हैं, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। एनएफआईए क्लोज्ड इकोनॉमी में 0 होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर बाहर डील ही नहीं होती, बस अपने देश के अंदर अंदर काम हो रहा है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में एनएफआईए जब बाहर से कोई लेन देन ही नहीं है, डीलिंग ही नहीं है, तो एनएफआईए 0 ही रहेगा। तो इसी के साथ भाई और बहनों हमारा चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर खत्म। एक छोटा सा टॉपिक मैंने ऊपर आपको कहा था कि ये छोड़ दो, वो भी आगे काम आएगा, मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, साथ साथ लर्निंग करके चलना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने फॉर्मूलाज से रिलेट करी, तो वो फॉर्मूलाज के भी एक बार क्विक रिवीजन ले लेना कि एग्रीगेट्स में मैंने कौन कौन से फॉर्मूलाज कैसे कैसे कराए हैं, क्योंकि फिर इस वीकेंड में टेस्ट भी होगा, तो अच्छे से चीज़ें
करके चलना। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। नए चैप्टर के साथ मिलूंगा नई क्लास में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। सी यू सुपर सून।